हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लाइफ स्टॉक का मीनिंग क्या होता है और उसके रिलेटेड दो जो ट्रांजैक्शंस थी वो भी हमने देख ली थी और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्रीज। आज की क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक अभी के लिए सीखने वाले हैं जर्नल का, जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ड्राइंग्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ टॉपिक का नाम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस related to drawings। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जर्नल का जो टॉपिक है वो इन इटसेल्फ इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि कभी भी हम उसको इन एंटायरिटी नहीं सीख सकते, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस कर रहा है इन इट्स डेली लाइफ, हर एक को हमें रिकॉर्ड करना होता है, जिनका भी कोई भी फिनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स में, वैसे वैसे हम लोग और ट्रांजैक्शंस देखते जाएंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम लोग सीखते रहेंगे। ऐसे ही एक टॉपिक आएगा आगे चल के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख लेंगे, जिसका नाम रहेगा एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब वहाँ पर जब हमने एडजस्टमेंट भी करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स के लिए आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि जर्नल जो है वो आपको अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टॉपिक, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड एक ट्रांजैक्शन को सही से कर रहे हो तो आगे के जो स्टेप्स हैं क्लासिफाइंग और समराइजिंग वो आप बिल्कुल सही से करोगे, क्योंकि लेजर का और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है उसका जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, जो हम मेथड फॉलो करेंगे, वो इतना अच्छा मेथड है कि अगर आपने जर्नल एंट्री सही पास करी है तो आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी ही करेगी। और जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू लेजर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, सारा ही आपका सही होगा अगर आप वो मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जर्नल का चैप्टर है ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन लिखी हो आपके सामने, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स उस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं, नेचर क्या है उन अकाउंट्स का, और वो इंक्रीज कर रहे हैं कि वो डिक्रीज कर रहे हैं। इतनी चीज़ अगर आपको सही से समझ में आ जाती है एक ट्रांजैक्शन देख के, जर्नल एंट्री पास करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और अगर जर्नल एंट्री आपने सही से पास कर दी, आगे के स्टेप्स इतने ज़्यादा आसान है। जब हम लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जर्नल आपने सही से सीख लिया। तो हमेशा जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो मेथोडोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं वो आपको सही से पता होनी चाहिए, और सोच सोच कर आपने वो जर्नल एंट्री पास करनी है। आपके दिमाग में यही चीज़ चलनी चाहिए कि हमारे बिजनेस के ऊपर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ क्या रहा है। तो इसी के साथ अब हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ड्राइंग्स। तो अब ड्राइंग्स का मतलब हम सभी को ऑलरेडी पता है, द मनी और रिसोर्सेज विच आर विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई भी पैसा या फिर रिसोर्सेज, मतलब कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी बिजनेस का रिसोर्स ओनर लेकर जा रहा है, विदड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से फॉर हिज पर्सनल यूज़ या फिर फॉर हिज हाउस होल्ड यूज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम ड्राइंग्स बोलते होते हैं। साथ ही में हमें ये भी पता है कि ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है। ड्राइंग्स की अमाउंट से जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो कम हो जाता है। तो ड्राइंग्स ऑलवेज लीड्स टू अ डिक्रीज इन कैपिटल। तो अब हम लोग वो ट्रांजैक्शंस देख चुके हैं जहाँ पर ओनर मनी विड्रॉ कर लेकर जा रहा था, मतलब कैश या बैंक बैलेंस जो बिजनेस का था वो कम कर रहा था, और हम वो भी देख चुके हैं जिसमें वो एसेट्स विड्रॉ कर लेकर जा रहा था बिजनेस में से। अब हम लोग दो ट्रांजैक्शंस और सीखेंगे जो हमें इस लेवल पे पता होनी चाहिए। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको ट्रांजैक्शन पे लिखा दिखता है वर्ड इनकम टैक्स, तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रांजैक्शन लिखते हैं यहाँ पर, पेड इनकम टैक्स ₹60,000 बाय चेक। तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजैक्शन दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है पेड इनकम टैक्स ₹60,000 बाय चेक।
तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो समझना ज़रूरी हो जाता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम टैक्स वर्ड समझेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो अब टैक्स को समझने के लिए सबसे पहले तो देखो, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं इस देश को चलाने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसे आते होते हैं प्रीडोमिनेंटली टैक्स के थ्रू। अब ये टैक्स होता क्या है? टैक्स वो अमाउंट है जो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस पे करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, हम इसी देश में काम कर कर इनकम कमा रहे हैं, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को वो फ़ी देनी होती है, वो चार्ज देना होता है, और उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो टैक्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें जो बंदा उस इनकम को कमा रहा है उसी की लायबिलिटी है, मतलब उसी को पे करना है, वो ही ओ करता है वो अमाउंट टू द गवर्नमेंट। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे चल के उस इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कमाता कोई और है लेकिन पे कोई और करता है उस टैक्स को। अभी हम उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी सीखेंगे तो उसमें मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ढंग से बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये जो इनकम टैक्स होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पर ये इनकम टैक्स क्या सिग्निफाई कर रहा है? हम लोग अभी किसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक सोल प्रोप्राइटर की ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। मतलब कि एक सिंगल पर्सन ही उस बिजनेस को ओन करता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते होते हैं, और उस एक ओनर के ही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स कौन पे करेगा? वो ओनर ही लायबल होता है इनकम टैक्स पे करने को, क्योंकि बिजनेस की इनकम पर जो टैक्स लगता होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं या नॉर्मल टैक्स बोल देते होते हैं। इनकम टैक्स जो है वो एक लायबिलिटी है उस ओनर की, ये उसका पर्सनल खर्चा है। जो ओनर ने इनकम कमाई उसके ऊपर जो अमाउंट उसको पे करनी है, जो वो लायबल है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स क्या होता है? ये पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का। अब क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, तो जब भी हमें लिखा दिखेगा पेड इनकम टैक्स, तो हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये पर्सनल खर्चा है उस ओनर का। क्योंकि ये पर्सनल खर्चा है तो इनकम टैक्स अकाउंट के नाम से कोई एक्सपेंस आपने खड़ा नहीं करना है बिजनेस के नाम से। ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, ये एक पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का। जब भी ओनर का कुछ भी पर्सनल चीज़ रिलेट हो जाए एक ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते होते हैं, और ड्राइंग्स अकाउंट हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड इनकम टैक्स ₹60,000 बाय चेक, हमें इसको रिकॉर्ड करना है, मतलब इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है हमें। अब क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंस था ओनर का, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर? ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। ड्राइंग्स हमेशा जो भी कैपिटल का बैलेंस होता है, जब ओनर कुछ भी इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में, चाहे मनी करे चाहे रिसोर्सेज करे, उससे तो उसका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी ओनर कुछ भी विड्रॉ कर लेकर जाता है फॉर पर्सनल यूज, जहाँ पे भी ये वर्ड हमें दिख गया पर्सनल एक्सपेंस कुछ भी हो रहा है ओनर का, तो वहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, और हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अमाउंट भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 60,000 रुपीज़ से ही ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा, और 60,000 रुपीज़ से ही जो बिजनेस के बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो अब इस एंट्री में सिर्फ यही चीज़ मेन थी कि जब भी इनकम टैक्स वर्ड लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है वो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, और ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ही होगा क्योंकि वो हमेशा कैपिटल को कम करेगा, और क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी थी तो बैंक अकाउंट जो है बिजनेस का वो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम होगा, और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। जर्नल एंट्री फॉर पेइंग इनकम टैक्स बाय चेक क्या बनी?
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी इस जगह पर इनकम टैक्स अकाउंट लिखने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि ये खर्चा कर रहे हैं हम क्या इनकम टैक्स के नाम से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खर्चा तो था, लेकिन था कैसा खर्चा, ये पर्सनल एक्सपेंस था ओनर का। अब क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस था ओनर का और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ओनर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है उनको अलग करना होता है। और हम क्या हैं, हम बिजनेस हैं। वी आर पासिंग एवरी सिंगल जर्नल एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ओनर के साथ कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बिजनेस हैं, हमने बिजनेस के हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। तो बिकॉज इनकम टैक्स वॉज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और बैंक बैलेंस तो नॉर्मल है कि बैंक बैलेंस कम होगा ही, क्योंकि बैंक में चेक के थ्रू ही पैसे पे हुए हैं। साथ ही में आप लोग इसकी नरेशन भी लिख लोगे, बीइंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब ये थी फर्स्ट तरीके की ट्रांजैक्शन जिसमें इनकम टैक्स लिखा हुआ था, लेकिन अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होना था, ड्रॉइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व होना था। अब हम लोग देखेंगे दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है और उससे भी जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है वो इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखेंगे, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड through check ₹1,50,000। अभी हम सिर्फ इतना लिखे हैं, तो पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड थ्रू चेक ₹1,50,000। क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसकी, सभी को पता है, बहुत आसान जर्नल एंट्री है। रेंट पे कर आ रहे हैं, एक खर्चा कर रहे हैं और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सब लोग सोचेंगे ये वाली जर्नल एंट्री लिखवाई ही क्यों है। अब ये इसलिए लिखवाई है, आगे इसके क्या लिखा हुआ है, 1/3 of the building is occupied by the proprietor for residential use। तो अब पहले तो लिखा हुआ है एक नॉर्मल चीज़, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड थ्रू चेक ₹1,50,000, लेकिन आगे क्या लिख दिया, 1/3 of the building is occupied by the proprietor for residential use। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/3 पोर्शन जो है एक पूरी बिल्डिंग का, हमने पूरी बिल्डिंग जो है रेंट पे ली हुई है, जिसमें से 2/3 बिल्डिंग तो हम बिजनेस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 1/3 बिल्डिंग ऑक्यूपाई करी हुई है उस प्रोप्राइटर ने, मतलब कि ओनर ने, फॉर रेजिडेंशियल यूज़। 1/3 बिल्डिंग वो खुद यूज़ करता है अपने नॉर्मल रहने के लिए, मतलब उसकी फैमिली जो भी है वो वहाँ पर रहती है, और 2/3 बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स ना इन्वॉल्व होकर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 बिल्डिंग जिसमें वो खुद रह रहा है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज़। रेजिडेंशियल यूज़ देखते ही आपके दिमाग में ड्राइंग्स आना चाहिए कि वो अपने खुद के अपने लिए यूज़ कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए वो कोई भी चीज़ करे, ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व होता ही होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोगों को लिखनी है, स्टेप्स लगाएंगे प्रॉपर, और उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो अब 2/3 पोर्शन जो वो यूज़ कर रहा है उस बिल्डिंग का फॉर बिजनेस पर्पस, उसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, तो एक खर्चा कर रहा है जो कि बिजनेस का ही खर्चा है, बिजनेस एक्सपेंडिचर हो रहा है वो, तो वहाँ पर तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो 2/3 पोर्शन से तो रेंट अकाउंट हमारा इफेक्ट होगा। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, 1/3 के लिए भी वो रेंट ही पे कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस का अपना एक्सपेंडिचर नहीं है, वो खुद का उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है और हमें उसके एक्सपेंडिचर से कोई भी लेना देना नहीं होता।
ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करे, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक ही वर्ड है हमारे पास, ड्राइंग्स अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व रहा वो है ड्राइंग्स अकाउंट। और तीसरा और आखिरी अकाउंट जो यहाँ इन्वॉल्व रहा, ये जो रेंट की पेमेंट हमने करी है वो चेक के थ्रू पे करी है, तो बैंक अकाउंट तीसरा अकाउंट है जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा। तो अकेला एक नॉर्मल एंट्री डालने की बजाय रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमें ड्राइंग्स अकाउंट को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि 2/3 तो है वो नॉर्मल रेंट है, नॉर्मल खर्चा हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन 1/3 जो था वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने यूज़ किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट भी साथ ही में हमें इन्वॉल्व करना पड़ा। सेकेंड स्टेप पे चलेंगे हम लोग, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। तो रेंट अकाउंट क्या है, सभी को पता है, रेंट अकाउंट एक नॉर्मल खर्चा है, एक्सपेंस है। ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा कैपिटल को कम करता है, तो यहाँ पर हमने सीधा ही लिख लिया कि कैपिटल को उसने कम किया। और बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एसेट होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या इंक्रीज किया क्या डिक्रीज किया। रेंट अकाउंट एक खर्चा हम लोग कर आ रहे हैं, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो खर्चों वाली लिस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही में हम लोग अमाउंट भी लिखेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा अकाउंट्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो अमाउंट भी हम लोग वर्किंग नोट में साथ में लिखते होते हैं। तो रेंट अकाउंट हमारा कितने से बढ़ा, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज, तो बाकी जो बचा 2/3 बिल्डिंग का हम नॉर्मल रेंट पे कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आनी है वो क्या होगी, 2/3 ऑफ 1,50,000, उतने से हमारा रेंट अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा। तो 2/3 ऑफ 1,50,000, 1 लाख रुपीज़ से हमारा ये जो खर्चा है रेंट के नाम से वो बढ़ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट हमारा कितने से इफेक्ट होगा, 2/3 जो था वो नॉर्मल रेंट था, और 1/3 ऑफ 1,50,000 क्या था, वो ड्राइंग्स थी। तो 1/3 ऑफ 1,50,000 50,000 रुपये से हमारा ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये 50,000 कैसे आया, 1/3 ऑफ 1,50,000 जितना उसने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ऑक्यूपाई किया। और बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, हमने पेमेंट करी है रेंट की, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। कितने रुपए से कम होगा, पूरा ही रेंट हम पे कर आ रहे हैं 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या डेबिट क्या क्रेडिट। रेंट अकाउंट एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। ड्राइंग्स अकाउंट से कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम हो, रूल क्या कहता है, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। और बैंक हमारा एसेट हमारा कम हो रहा है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। साथ ही में हम लोग देखते होते हैं टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000, और क्रेडिट में भी हमारे पास 1,50,000 है, तो जो हमने इफेक्ट दिया है वो सही दिया है। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारे पास बनी, रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से हम असली वाला रेंट वाला खर्चा कर आए हैं, 1 लाख रुपए का हम लोग रेंट पे कर आ रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट कितने रुपए से इफ़ेक्ट हुआ हमारा, 50,000 रुपये से ड्राइंग्स अकाउंट इफ़ेक्ट हुआ। और टू बैंक अकाउंट, पेमेंट तो हम पूरी ही कर आ रहे हैं, तो 1,50,000 से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड थ्रू चेक, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग वाज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो ये थी सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन विच वॉज रिलेटेड टू ड्राइंग्स। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना रहेगा कि कितना उसने रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ऑक्यूपाई किया। जितना रेजिडेंशियल यूज़ के लिए वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस बिल्डिंग को, उतने से तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका इफेक्ट होगा। और बाकी जो पोर्शन है जो रेंट पे कर रहा है वो एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो एक नॉर्मल खर्चा है। तो मेन जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ओनर से रिलेटेड कुछ भी उसने अपने से रिलेटेड पर्सनल एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कुछ भी ऐसा लिख दिया ट्रांजैक्शन में, तो वहाँ ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा, ना कि कोई खर्चे का अकाउंट।
क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि हम बिजनेस है, हमें सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी होती है। और साथ ही में हमें याद रखना चाहिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि हमें ओनर की अपनी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है और जो बिजनेस की अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनको डिफरेंशिएट करना होता है, अलग करना होता है, तभी हम जो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट है वो सही से दे पाएंगे। तो अभी के लिए यही लास्ट टॉपिक था जो मैं आपको जर्नल से रिलेटेड करवाना चाहती थी। तो इसके बाद हम लोग बस एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे। So this is it for this lecture. Do share this video. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.